हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज करने जा रहे हैं मनी इन बैंकिंग, जो कि सेकेंड यूनिट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसकी वेटेज 6 मार्क्स की है। अब 40 में से 6 मार्क्स का आपका मनी इन बैंकिंग में से आता है। एक्चुअली ये पूरा एक यूनिट है, चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है मनी इन बैंकिंग, जिसमें कुछ राइटर्स ने इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है। एक चैप्टर मनी और दूसरा बैंकिंग। थोड़ा सा पार्ट मनी का है और थोड़ा सा पार्ट बैंकिंग का है। बहुत सारी चीजें सिलेबस से रिमूव हो चुकी हैं, तो आज हम करने जा रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। सो मनी चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बहुत पहले जमाने में हुआ करता था, जिसके अंदर कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज होती थी। मींस मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी और उसके बदले में मनी नहीं हुआ करती थी, उसके बदले में आप भी मुझे गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगे। तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, जिसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते थे। बहुत सारे ड्रॉबैक्स मतलब जो आज की डेट में मनी के हमारे पास एडवांटेजेस हैं, वो सारी की सारी बार्टर एक्सचेंज की डिसएडवांटेजेस हुआ करती थी। बार्टर एक्सचेंज का मतलब होता है इट रेफर्स टू डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। This type of economy is called barter economy or CC economy. C stands for commodity. So goods and services के बदले में goods and services ही प्रोवाइड किए जाते थे, मनी जैसा कुछ नहीं होता था। इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि जैसे सपोज मेरे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी नीड सामने वाले पर्सन को होनी चाहिए और सामने वाले पर्सन के पास जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी नीड मुझे होनी चाहिए, तभी बनेगा हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सपोज मुझे बर्गर खाना है बट आई हैव पिज्जा, तो मुझे वो पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास बर्गर हो और जो मेरे से पिज्जा एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो, जो कि एक बहुत ही टफ काम हुआ करता था, जो कि मनी ने हम लोगों के आज की डेट में बहुत ज्यादा सॉल्व करा है। कि मुझे बर्गर खाना है, मैंने मनी पे करी और मैंने बर्गर परचेज कर लिया। मुझे पिज्जा खाना है, मैंने पैसे दिए और मैंने उससे पिज्जा परचेज कर दिया, जो कि बार्टर सिस्टम में नहीं हुआ करता था। मनी का ये एडवांटेज कहलाता है, जो कि हमारी लिमिटेशन होती है बार्टर सिस्टम की। सेकंड होती है हमारी लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी नहीं पॉसिबल नहीं होती थी। जैसे आज की डेट में हम लोग लाइक कोई भी सामान हमें परचेज करना हो, 1 kg परचेज करना है, चाहे हमें ½ kg परचेज करना है, तो हम उसके हिसाब से उसको डिविजिबल कर लेते हैं मनी के अकॉर्डिंग। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं हो पॉसिबल होता था। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज। बार्टर सिस्टम में वैल्यूज को या मनीज को या कोई भी चीज को ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था या पॉसिबल ही नहीं होता था। बट मनी ने हमारी इस चीज को बहुत ही सॉल्व करा कि हम लोग एक क्लिक से, यहां से अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया भी मनी ट्रांसफर करनी हो तो मैं बाय अ क्लिक सेंड कर सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स मींस कोई भी ऐसी पेमेंट जो आप इंस्टॉलमेंट में कर सको। बार्टर सिस्टम में दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी पेमेंट या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, तो वो उसकी एक ड्रॉबैक हुआ करती थी। नेक्स्ट होता है हमारा लैक ऑफ वैल्यू ऑफ अकाउंट। किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर जो हम मनी से मेजर कर सकते हैं कि लाइक हमारे पास एक पिज्जा है तो पिज्जा की कितने रुपए की वैल्यू है या पिज्जा कितने रुपए का आता है, वो हम मनी से पता कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में हम सिर्फ और सिर्फ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पर ही थिंग्स को एक्सचेंज करते थे। वैल्यू ऑफ अकाउंट इज नॉट पॉसिबल, वाज नॉट पॉसिबल दैट टाइम। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में गुड्स कई बार ऐसे भी होते हैं जो कि पेरिशेबल होते हैं, तो आप उनको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हो। जैसे आज की डेट में मनी से ये पॉसिबल होता है, अगर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, वो बेटी के बचपन से ही पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, तो वो मनी स्टोर करके रख सकता है। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये चीजें पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। ये है हमारी डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। इक्वली एडवांटेजेस ऑफ मनी। आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मनी। मनी का जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी हमारी डिसएडवांटेजेस बार्टर सिस्टम की होती थी वो हमारी एडवांटेजेस मनी की होती है। तो मनी का पहली बात तो मनी की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, मनी के फंक्शंस ही उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे मनी के फंक्शंस को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शंस और दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस जो मनी के मेन फंक्शंस होते हैं, जो मनी के बिना पॉसिबल ही नहीं होते हैं। दूसरा, इन्हीं प्राइमरी फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस में हमारा पहला आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी हो, सेल करनी हो, उसमें मनी ही एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनती है।
दूसरा हमारा मेजर ऑफ वैल्यू, मनी के थ्रू हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में पहला आप स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि बार्टर सिस्टम का डिसएडवांटेज हुआ करता था। आज की डेट में अगर डीमोनेटाइजेशन ना हो तो आप मनी को कब तक भी स्टोर करके रख सकते हो। दूसरा हमारा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बाय अ क्लिक, आप एक पैसा दूसरी जगह पर क्लिक के थ्रू, एक क्लिक से ही सेंड कर सकते हो बहुत इजीली। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मनी है, मनी की वजह से ही हम सारी चीजें जो भी आज की डेट में परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट में परचेज कर सकते हैं, जो कि बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं हुआ करती थी। हमें कार खरीदनी है, हम मंथली इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं, लाइक 10,000 रुपए 20,000 रुपए हम इंस्टॉलमेंट में करके पे कर देते हैं, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो इसको याद करने का एक बहुत ही इजी तरीका भी है। अगर आप इनके फर्स्ट वर्ड्स ले लेते हो, सपोज आप इनका फर्स्ट वर्ड ले लेते हो, इसका एम और एम, तो हमारे प्राइमरी फंक्शंस में एम और एम आ जाता है, मतलब एम एम स्टैंड्स फॉर प्राइमरी फंक्शंस। और इसमें से अगर मैं इनके फर्स्ट लेटर्स उठा लेती हूँ एस एस टी, तो एस एस टी हम लोगों ने पढ़ी है 10th तक, तो ये आ जाता है हमारा सेकेंडरी फंक्शंस। तो इसको याद करने का एक बहुत इजी तरीका है, प्राइमरी फंक्शन स्टैंड फॉर एम एम एंड सेकेंडरी फंक्शन एस एस टी। ऐसे आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ मनी। कई बार एग्जाम्स में एमसीक्यूज के फॉर्म में या फिर 1 मार्क में ये आपसे पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मनी की डेफिनेशन हो गई, या एमसीक्यूज में आ जाता है। फर्स्ट है हमारा फिएट मनी। फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ करेंसी दैट इज डिक्लेयर्ड लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट बट हैज नो इंटरेस्टिंग वैल्यू और fixed value and is not backed by any tangible asset such as gold and silver. fiat money कोई भी ऐसी मनी जिसकी एक वैल्यू फिक्स है और गवर्नमेंट ने उसको एक लीगल टेंडर भी, मतलब गवर्नमेंट ने उसको एक लीगल टेंडर डिक्लेयर करा हुआ है कि आप गोल्ड और सिल्वर को इतने रुपए में आप बैक्ड कर सकते हो, लाइक आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ऐसी मनी को हम लोग फिएट मनी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा लीगल टेंडर मनी। कोई भी ऐसी मनी जिसको गवर्नमेंट ने लीगल डिक्लेयर कर दिया हो कि आप इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज या एज अ मनी यूज कर सकते हो, उन सारी मनी को हम लोग लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फिड्यूशियरी मनी। पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ ट्रस्ट नॉट ऑन बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज फिड्यूशियरी मनी। जैसे चेक्स, ड्राफ्ट्स और हमारे बैंक नोट्स जो होते हैं वो फिड्यूशियरी मनी होते हैं। एक्चुअली अगर वो उसके अंदर पूरे तरीके से, मतलब जैसे चेक पे हम लोगों को ऐसे साइन करना होता है तभी हम उसको बैंक से कैश करा सकते हैं, तो ऐसे करके ये एक ऐसी मनी है जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया कि आप इसको मनी मानो या कुछ, लेकिन हम लोग फॉर लाइक सेविंग ऑफ टाइम या फिर ये कह लो आपकी बहुत सारा कैश ना कैरी करना पड़े, इसलिए हम लोग चेक्स वगैरह के थ्रू पेमेंट वगैरह करना पसंद करते हैं। दूसरा आपका आता है हमारा ड्राफ्ट्स। आज की डेट में या बहुत टाइम पहले से ही जितनी भी कॉलेज और वगैरह की जो भी फीस वगैरह पेड होती थी वो ड्राफ्ट्स के थ्रू ही होती थी। ड्राफ्ट्स में क्या होता है, आप बैंक को पेमेंट करते हो और बैंक कॉलेज को पेमेंट करके आपकी फीस क्लियर कर देता है। तो ऐसे करके ऐसी मनी को हम लोग फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी is a money produced by RBI and the government. It consists of two things. कोई भी ऐसी मनी जो कि आरबीआई या गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, जिसके अंदर दो टाइप्स ऑफ मनीज आती है, जैसे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के पास जितनी भी करेंसी है वो सारी की सारी हाई पावर्ड मनी कहलाती है। दूसरा कैश रिजर्व्स विद द बैंक्स, बैंक्स के पास जितना भी हमारा कैश रिजर्व रखा होता है वो सारा का सारा हमारी हाई पावर्ड मनी कहलाता है। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेट हो रही है या सप्लाई हो रही है, उसको हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई में बी डिफाइंड एज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं आज की डेट में, सपोज 31 अगस्त 2026 में आज की डेट में इस पूरी कंट्री में कितनी मनी है, उसके स्टॉक को हम लोग मनी सप्लाई बोलते हैं। पहले तो इसका हमारे पास सिलेबस में ज्यादा था, लाइक इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4, बट अब हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, तो हम लोगों को सिर्फ मनी सप्लाई का एक ही कंपोनेंट करना है, विच इज M1। M1 इज इक्वल्स टू CC प्लस DD प्लस OD। CC स्टैंड्स फॉर करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक। जो भी पब्लिक के पास सर्कुलेशन में करेंसी है, जो हम पैसे से एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, जो हमारे पास पैसा है उस सारे पैसे को हम लोग करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक बोलते हैं।
दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। हमने कमर्शियल बैंक्स के पास जितनी भी अपनी डिमांड डिपॉजिट्स करी हुई है, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है आप एनी टाइम बैंक से अपनी डिपॉजिट्स को वापस भी ले सकते हो, जब आपको चाहिए हो तब आप विड्रॉ भी कर सकते हो और आप और सेविंग्स उसमें डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो ऐसी जितनी भी डिपॉजिट्स आपने कमर्शियल बैंक्स के साथ करी हैं उसको हम लोग बीडी बोलते हैं। तीसरा आता है हमारा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास इसके अलावा कोई और जो भी डिपॉजिट्स होती हैं उसको हम लोग अदर डिपॉजिट्स बोलते हैं। सो M1 इक्वल्स टू CC प्लस DD प्लस OD।